यहाँ तक कि हम कपिल मिश्रा को देखे, काफ़ी सारी चीज़ें उसने सफूरा जरगर के बारे में ऐसी की कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको छोड़ूँ ना, मेरा ऐसा मन करता है कई बार। तो वो बहुत बदतमीज़, निहायत ही बेशरम इंसान है। कल को शायद हो सकता है उसके घर में भी बेटी आए, तब उससे अगर कोई इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा तब मैं जानना चाहूँगी कि उसको कैसा लगता है। और सफूरा जरगर के हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और इनफैक्ट जामिया के सारे स्टूडेंट्स के हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। सफूरा जरगर जो है मैं उनको जानती हूँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में है और MPhil कर रही हैं इस टाइम। और 2018 में उनकी सबूर अहमद से शादी हुई थी। ये मैं उन भक्तों को बताना चाहूँगी जो बक बक कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग मेरी आईडी पे भी लड़ रहे हैं। भक्तों ने बहुत ज़्यादा बुरी तरह कुछ फैलाया हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह। लगातार भक्तों की जो बातें आ रही हैं कि वो प्रेग्नेंट है, उनका पति नहीं है। तो पहली बात, आप अपने घर में झांकिए, आप दूसरों के घर में झांकिए ना कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। काफ़ी सारे लोग बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। काफ़ी सारे लोग ABP के हैं, ABVP के। नेम देखकर लोगों को टारगेट करना, उनको जेल में डालना। कपिल मिश्रा जो है वो बाहर है, और इनके अनुराग ठाकुर है कोई, वो बाहर है। और काफ़ी सारे लोग हैं, परवेश वर्मा है वो बाहर है, रागिनी तिवारी उसको तो पता नहीं क्या मानते हैं, वो भी बाहर है। अभी जो है बात करते हैं यहाँ पे कि भारत में क्या क्या मुद्दे अभी चल रहे हैं। पहली बात तो जो भारत के हाल हैं वो दिन बर दिन ख़राब होते जा रहे हैं, सबको ही पता है। बट जो काफ़ी ज़्यादा चर्चों में जो चीज़ें बनी हुई हैं, तो सबसे पहले एक लड़की होने के नाते मैं सबसे पहले जो एक बात करना चाहूँगी वो है सफूरा की। सफूरा जो है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्टूडेंट है और अभी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, 3 महीने की गर्भवती हैं वो, 3 मंथ प्रेग्नेंट है। और उनके बारे में बहुत ज़्यादा बुरी तरह भक्तों ने बहुत ज़्यादा बुरी तरह कुछ फैलाया हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह। वो बात ये है कि जो सफूरा जरगर है वो प्रेग्नेंट है और उनका पति नहीं है, मतलब वो अनमैरिड है और प्रेग्नेंट हो गई है। और अगर बात करें अनमैरिड होने की और प्रेग्नेंट होने की, तो यहाँ तक भी उन्होंने ये नहीं छोड़ा। भक्तों ने एक चीज़ और स्टार्ट करी है, उन्होंने बोलना स्टार्ट किया है कि शाहीन बाग जो था, शाहीन बाग में उन्होंने ये सब किया और पता नहीं समथिंग करके बहुत ज़्यादा बुरी तरह उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात तो सफूरा जरगर जो है मैं उनको जानती हूँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में है और MPhil कर रही हैं इस टाइम। और 2018 में उनकी सबूर अहमद से शादी हुई थी। ये मैं उन भक्तों को बताना चाहूँगी जो बक बक कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग मेरी आईडी पे भी लड़ रहे हैं कि हाँ सफूरा जरगर की मैं अगर आपको बात बताऊँ तो उनके ऊपर जो बड़े बड़े आरोप है, यहाँ तक कि उनके ऊपर मर्डर का भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मर्डर किया है। और UAPA लगाई गई है, देशद्रोह का आरोप जो होता है, खैर UAPA उन पे वो भी लगाई गई है। और 10 दिन से भी ज़्यादा वो अभी तिहाड़ जेल में है, 10 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, वो तिहाड़ जेल में है। और प्रेग्नेंट है तो आप सब उम्मीद कर ही सकते हैं कि वो इस टाइम कैसी हालत में होंगी। तो लगातार भक्तों की जो बातें आ रही हैं कि वो प्रेग्नेंट है, उनका पति नहीं है। तो पहली बात, आप अपने घर में झांकिए, आप दूसरों के घर में झांकिए ना कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। काफ़ी सारे लोग बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। काफ़ी सारे लोग ABP के हैं, ABVP के लोगों ने बहुत, मतलब काफ़ी सारे नाम तो मैं शायद याद थे मैं बट भूल गई हूँ और अभी लेना भी नहीं चाहूँगी। उन्होंने बहुत गंदी तरह से एक तरीके से वैश्या शब्द का यूज़ किया है उनके लिए, बहुत गंदे लफ्ज़ का यूज़ किया है सफूरा के लिए। तो सफूरा का एक बात बताना चाहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा निडर लड़की है, बहुत ज़्यादा उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। और उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था NRC और CA के मुद्दे को लेकर, वो कोऑर्डिनेटर थी इसलिए उनको पकड़ लिया गया है। तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को जो लड़कियों पे सवाल करते हैं। काफ़ी सारे भक्त जो हैं वो अभी ये सब देख ही रहे होंगे, मेरी वीडियो देख ही रहे होंगे, काफ़ी सारे भक्त होंगे। मैं उनको बताना चाहूँगी, या फिर अभी आगे अगर आप ये नहीं देख रहे, आगे अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे
तो मैं आपको इस लाइव के माध्यम से बताना चाहूँगी कि अपनी हद में रहें और शर्म करिए। नेहा यादव हैं, वो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों पर उन्होंने बोला है कि अगर जो भी सफूरा के बारे में जो भी बोलेगा, सफूरा जरगर का के बारे में जो भी बोलेगा उन पे केस कर दूंगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है उनका, नेहा यादव का भी, और ऐसे ही कदम उठाए जाएंगे अगर आप चुप नहीं रहे, अपनी हदों में नहीं रहे। और पहली बात, वो लड़की सफूरा जरगर उन्होंने जो भी किया या फिर वो जैसी भी, आप उनके बारे में पहली बात बोलने वाले कोई होते नहीं हैं। अगर आपको यही सब बोलना है तो रागिनी तिवारी एक औरत है, उसके बारे में भी ज़रा बोलकर देखिए। रागिनी तिवारी सबके सामने है, उन्होंने क्या क्या किया है वो सबको ही मालूम है, किस तरह से वो बदनाम है, कितनी गंदी गालियाँ उसने दी। पर मुझे लगता है कि सब कुछ इस सरनेम की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके पास रागिनी तिवारी सरनेम है और यहाँ पर सफूरा नाम है, तो इसलिए सरनेम देखकर लोगों को टारगेट करना, उनको जेल में डालना। खालिद भाई के मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ उनको, खालिद सैफी भाई को, और उनके मैं बताऊँ कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही शांत मिजाज कर बहुत अच्छे इंसान हैं। और उनको पुलिस वालों ने, उनके दोनों लेग्स जो हैं वो फ्रैक्चर्ड हैं, अभी वो तिहाड़ में हैं। उनकी दोनों जो ये वाली उंगलियां जो होती हैं वो दोनों हाथों की तोड़ दी गई है। उनके साथ बहुत बुरी तरह ये बर्ताव हो रहा है, तो ये भी मुझे लगता है। और देखिए कपिल मिश्रा जो है वो बाहर है, और इनके अनुराग ठाकुर है कोई, वो बाहर है, और काफ़ी सारे लोग हैं, परवेश वर्मा है वो बाहर है, रागिनी तिवारी उसको तो पता नहीं क्या मानते हैं वो भी बाहर है, बहुत सारी लड़कियां हैं वो सब आराम से अपने घरों में बैठे हैं, क्वारंटीन का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ तक कि हम कपिल मिश्रा को देखें, काफ़ी सारी चीज़ें उसने सफूरा जरगर के बारे में ऐसी की कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको छोड़ूँ ना, मेरा ऐसा मन करता है कई बार। तो वो बहुत बदतमीज़, निहायत ही बेशरम इंसान है। कल को शायद हो सकता है उसके घर में भी बेटी आए, तब उससे अगर कोई इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा तब मैं जानना चाहूँगी कि उसको कैसा लगता है। और सफूरा जरगर के हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और इनफैक्ट जामिया के सारे स्टूडेंट्स के हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। चाहे तो ये भक्त जो है कितना भी बदनाम करने की कोशिश कर ले, पर इनके ये बहुत टुच्चे मुच्चे हैं, इनके उससे कुछ होगा नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी जो सरकार है, वो सरकार आखिर क्या क्या कर रही है लोगों के लिए, उन्होंने कैसे कैसे कदम उठाए, किस किस तरह के कदम उठाए। तो इनकी मैं एक बार बात करना चाहूँगी, जो इन्होंने फूल बरसाए हैं, जो फूल बरसाए हैं वो इतने, मतलब मैं शायद क्या बोलूँ उस बात को, कि जो लोग अभी मजदूर इतनी बुरी तरह मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और हमारी सरकार ने उनके लिए इतना बड़ा काम किया है। हमारी सरकार ने फूल बरसाने का काम किया है उनके लिए, हेलीकॉप्टर क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स, लगातार डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, हमारे पुलिस वाले तो लगातार ही कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, हमारे जो मजदूर हैं भूखे मर रहे हैं। और हमारी सरकार क्या कर रही है उन सब के लिए, हमारी सरकार फूल बरसा रही है डॉक्टर्स का धन्यवाद करने के लिए। यहाँ तक डॉक्टर्स ने भी खुद ये बात कही है कि हमें ये सब नहीं चाहिए, आप पीपी किट्स दीजिए हमें। और वो पीपी बजा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को से थालियाँ बजवा रहे हैं, दिए जलवा रहे हैं, और डॉक्टर्स की ये मदद हो रही है। अगर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ऐसी देखी है मैंने, बहुत सारी, कि जो मीडिया वाले हैं वो पूरे ऊपर से नीचे तक पीपी किट ढककर खड़े हुए हैं और रिपोर्ट ले रहे हैं। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो मतलब उन्होंने जो मास्क होते हैं वो भी इस तरह के लगा रखे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि वो सारे कोरोना पेशेंट के साथ है और उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। वो हमारे डॉक्टर्स ने लगा रखे हैं और हम उनके लिए फूल बरसा रहे हैं। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ अगर हम देखें, जो क्योंकि दुनिया में गंदे लोगों की कमी नहीं है, बट मेरे ख्याल से दुनिया में अच्छे लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, तभी शायद ये हमारा भारत अभी तक टिका हुआ है, वरना अगर भक्तों जैसे सब लोग हो जाते तो शायद भारत अभी तक ख़त्म हो चुका होता। काफ़ी कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है वैसे तो, पर शायद फिर भी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता। पर अगर अच्छे लोग ना होते, रवीश कुमार जी हैं, जामिया के स्टूडेंट्स हैं, AMU के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग, जिनके वजह से अभी सब कुछ अच्छा हो रहा है। अभी सार शर्मा जी हैं, तो सब ने अपनी रिपोर्ट में ये दिखाया है कि आखिर उन्होंने फूल बरसाकर कितना पैसा खर्च कर दिया। उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए फूलों में लगा दिए हैं, सिर्फ फूल बरसाने में लगा दिए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो
कमल के फूल हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, उसको आप इतना ऊपर से और ज़्यादा फेंकिए मत, क्योंकि कमल का फूल सबको पता है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। जो आपका जो फूल है वो अभी कमल जो है वो कीचड़ में खिलेगा नहीं, वो कीचड़ में मिल जाएगा आने वाले टाइम में, जो बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, आपको दिखने वाला है। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी मज़दूरों के लिए इन्होंने क्या किया, तो मज़दूरों के लिए इन्होंने ये बोला अभी सब ने मिलके कि रेलवे का जो किराया है वो 85% सरकार देगी, 85% जो है वो सरकार देगी। तो वैसे तो ये बहुत लंबी बात है, मैं आपको बता सकती हूँ, मुझे पूरी बात पता है। अजीत अंजुम जी की अगर आप रिपोर्ट देखें तो उसमें पता चलता है कि ये जो पूरा इन्होंने बोला है कि हमने 85% माफ़ किया है किराया, और मैं बताना चाहूँगी आप सबको कि 85% जो पास करने की बात हुई थी वो किराया मज़दूरों से और ज़्यादा लिया जा रहा है, मज़दूरों से किराया और ज़्यादा बड़ी मात्रा में लिया जा रहा है। मतलब ये सोचिए कि पहले वो कमाते नहीं हैं, पहले ही वो सुसाइड करने पर मजबूर हैं, और अब वो इतनी मुश्किलों के बाद अपने घर पहुँचने हैं तो उनसे सरकार किराया और ज़्यादा ले रही है। पूरी बात मैं बता नहीं सकती क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक बार आप अजीत अंजुम जो है उनकी रिपोर्ट देखिएगा, शायद आपको कुछ समझ आए उसमें। भक्तों, आप भी एक बार उनकी रिपोर्ट देखिए और उसमें शायद आपको समझ आए कि ये आखिर जो चाल चली गई है 85% की, चाल है क्या। हम रोज क्या कहते हैं, टीवी में देखते हैं, गोदी मीडिया हमें दिखी जाती है कहीं ना कहीं। तो गोदी मीडिया में अभी जब रूम से आ ही रही थी तो रूम में ये दिखाया कि जो जमातीस हैं, आज भी ये सब हो गया है भारत में, आज भी हम जमातियों को ही गा रहे हैं। मतलब हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है जमातियों के अलावा। वो क्वारंटीन हो गए हैं, उनको क्वारंटीन में रख दिया गया है और उनको बाहर निकाला और सीधा उनको जेल में डाल दिया गया है। मतलब ये सोचिए कि वो जेल में थोड़े से लोग, आप उनको कह लें कि वो छिपे हुए थे, हम उनको फंसा हुआ कहेंगे। वो जो लोग फंसे हुए थे वहाँ पर, शायद हो सकता है उनकी गलती हो, मैं पूरी तरह से नहीं कहूँगी, हाँ हो सकता है उनको यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, तो जो पूरी कम्युनिटी है वो बदनाम ना होती उन कुछ चुनिंदा लोगों के वजह से, जो गलत था, जो गलत हुआ। पर आप उन लोगों को अब इतनी बुरी तरह टारगेट करते ही रहेंगे, मतलब आपकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, आप सिर्फ जमातियों को ही रोते रहेंगे। उसके बाद कुछ लोग जो वहाँ पर थे, कुछ 1,500, 2,000, 2,500, आप ज़्यादा से ज़्यादा कह लें 2,500 लोग वहाँ पर थे। और उसके बाद देखिए कितनी अच्छी चीज़ यहाँ पे होती है। हमारी सरकार जो अभी तक ये बोल रही थी कि लोग इकट्ठे हो गए बहुत सारे, उन्होंने सारे के सारे वाइन शॉप्स खोल दी 4 मई को। मतलब हमारी सरकार ने सबको मतलब ये दे दिया कि आप दुकानें खोलें, वाइन शॉप्स खोलें, क्योंकि हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई है बहुत ज़्यादा। और सबको पता है जो ड्रिंक्स होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा हमारा पैसा आता है। तो सरकार ने सिर्फ इसमें अपना फ़ायदा देखा। और ख़ासकर बात ये थी कि जो मज़दूरों का मुद्दा बना हुआ था, बहुत बड़ा मुद्दा जो था, वो जो मुद्दा बना हुआ था उससे भटकाने के लिए हमारी सरकार ने खेल खेला और हमारे जो सारे जितने भी हमारे सारे वाइन शॉप्स थी उनको खोल दिया। अब पता ही था कि अगर वाइन शॉप्स खोल देंगे, सरकार को पहले से ही मालूम था कि हर जगह, क्योंकि 42-40 दिन से सब चीज़ बंद है, तो सबको ही मालूम था कि लाइंस बहुत ज़्यादा लग जाएंगी, भीड़ भड़क्का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी वहाँ पर लाइनों में हमें लगी हुई दिखी वहाँ पर, सबको ही पता था। यहाँ तक कि हमारी गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स भी बहुत सारे बोतलों को हाथ में लेते दिखे। अगर आपको नहीं पता है तो शायद मैं अपने आप अगर कहें तो मैं फोटोज़ भी दिखा सकती हूँ आपको कि वो बॉटल्स लेते दिखे। तो रिपोर्टर्स ये दिखा रहे हैं लगातार कि इन्होंने गलत किया। देखिए लोगों के ऊपर अभी थोपे जा रहे हैं, सारे लोगों के ऊपर उन्होंने थोप दिया कि कोरोना फैलाएंगे, ये फैलाएंगे। इसमें सरकार का क्या रोल है, किसी ने दिखाया ही नहीं। इसमें सरकार ने क्या किया, किसी ने दिखाया ही नहीं। पहली बात, सब कुछ जो चीज़ें होती हैं वो सारी लेवल में रखकर होती है। आपको पहले से ही सब कुछ पहले से ही सोच लेना चाहिए था कि आपको कैसे कैसे करना है, किस तरह से चीज़ें खोलनी है, क्योंकि जब इतने दिन से चीज़ें बंद होंगी तो लोग एकदम से इकट्ठा होंगे ही। आपने पहले कुछ चीज़ें खुली हुई थी, राशन की कुछ दुकानें खुली हुई थी, शुरू से ही खुली हुई हैं कुछ दुकानें, पर ये जो आपने वाइन शॉप्स खोली एकदम से खोल दी। और आपने पहले से ही सोच कर रखा हुआ था कि ये ऐसी चीज़ है जिस पर
बहुत बुरी तरह लोग उमड़ेंगे, इनको पता था। तो इन्होंने ये सोचा कि जब हम किसी चीज़ से खतरनाक से बदनाम हो रहे होंगे तब इस मुद्दे को सामने लाएंगे। अब मुद्दा था किसान और मुद्दा था मजदूरों का। जब पता चला कि हाँ भाई मजदूर जो हैं भूखे मर रहे हैं और फूल जो बरसाए गए हैं उन पे सरकार पे बहुत ज़्यादा थू हो रही है उसकी, तो इन्होंने एक निर्णय लिया। वो निर्णय ये था कि वाइन शॉप्स खोल दी जाए तो सारी गोदी मीडिया जो है हमारी वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी और ये वाले मुद्दे को भटका दिया जाएगा। तो उनका सारा जो खेल था वो यहाँ पर आकर अटक गया कि वाइन शॉप्स में लोगों ने भीड़ उमड़ी, वाइन शॉप्स पे लोगों ने क्या कहते हैं अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा। तो जनाब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, भला ही लोगों की गलती थी, लोग बहुत बुरी तरह से आए वहाँ पर, मैं खुद कहूँगी कि हाँ लोगों की गलती थी, उनको ये सब नहीं करना चाहिए था, पर सरकार को पहले से कुछ सोचना चाहिए था। वहाँ पर सरकार को हर चीज़ एक लेवल में रखकर कर देनी चाहिए थी ताकि लोगों की ऐसी भीड़ ना उमड़ती और सब कुछ ठीक रहता, पर ये नहीं हुआ। आज भी हम मुस्लिम्स को गा रहे हैं, आज भी हम लड़कियों को गालियां दे रहे हैं बुरी तरह। देखिए मैं खुद एक लड़की हूं और मुझे पता है कि जो गालियों का सामना होता है वो किस तरह से किया जाता है, ये मुझे मालूम है। एक लड़का है, उसने अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे रेप की धमकी दी थी और राम जी का फोटो लगाया हुआ था, पीछे भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ था और उस लड़के का नाम नहीं बताना चाहूँगी मैं। और तो उस लड़के ने मुझे धमकी दी थी, मैंने उसकी कंप्लेंट की थी और अभी तक उस कंप्लेंट का कोई नतीजा नहीं निकला है। अभी तक उसकी कंप्लेंट जो हुई थी, भले ही वहाँ से लोगों ने ट्वीट करके ये बोल दिया नेहा भारती, मैंने वहाँ से नेहा भारती अपने नाम ट्विटर से ट्वीट किया था कि उनको, तो बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया। साक्षी जोशी जी है रिपोर्टर, उन्होंने मेरा साथ दिया और काफ़ी सारे लोग हैं, महिलाएं, उससे काफ़ी सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, बट स्टिल यूपी पुलिस का वहाँ से अभी तक कोई दूसरा एक्शन नहीं आया है। तो लड़कियों को रेप की खुलेआम धमकी दे दी जाती है। उसके बाद सफूरा जरगर है, उनको ये कह दिया जाता है वो कुंवारी माँ है। लगातार लड़कियों पर इतनी बुरी तरह अटैक हो रहे हैं, यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगी अभी सब जो लॉकडाउन चल रहा है ना जनाब, इसी के बीच में 6 दलित लड़कियों का रेप हुआ है, 6 दलित लड़कियों का बलात्कार किया गया है। वो जगह शायद मैं भूल रही हूँ इसलिए बता नहीं पाऊँगी। 6 लड़कियों का बलात्कार हुआ है और बलात्कार नहीं हुआ है उनका, मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत बुरी तरह से उनके साथ टॉर्चर किया गया है, उनके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत बुरी तरह उनको टॉर्चर किया गया है। ये रियलिटी में हुआ है पर ये हमारी मीडिया नहीं दिखा रही है। एक इंसान चश्मा पहनकर बहुत बुरी तरह चिल्लाता रहता है लगातार कि नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो। तो जनाब हमारा नेशन ये भी जानना चाहता है कि जो आप जैसे दलाल लोग होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आखिर आप जैसे जो लोग होते हैं वो इतनी नफरत कैसे फैला सकते हैं एक कम्युनिटी को लेकर। सफूरा जरगा के बारे में इतनी बदनामी जो हो रही है, आप क्यों नहीं दिखाते उस पर मीडिया पे कि हाँ वो लड़की शादीशुदा है, सबको पहले ही क्लियर करो कि आगे ऐसा ना हो जो लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए रागिनी तिवारी जो है एक औरत, वो तो खैर औरत के नाम पर धब्बा है बहुत तगड़ा, क्योंकि शाहीन बाग की औरतों के बारे में उसने क्या बोला मैं शायद याद नहीं करना चाहूँगी। तो उस औरत ने कितना कुछ किया, दंगे भड़काए उस औरत ने। और जिस टाइम दंगे हो रहे थे यहाँ पर बाबरपुर साइड में जो दंगे हो रहे थे, वो औरत वहाँ पर थी और गंदी गंदी गालियाँ बक रही थी। वो आज मज़े ले रही है बाहर। और जो निर्दोष लोग हैं, जो एनआरसी और सीए के खिलाफ लोग हैं, वो आज जेल में पड़े हैं। खालिद भाई हो गए और इशरत हो गई और क्या कहते हैं सफूरा हो गई, काफ़ी सारे लोग ऐसे, बहुत सारे जामे के स्टूडेंट्स वो जेल में पड़े हैं। तो यहाँ तक कि मेरा दोस्त है उस पर भी काफ़ी सारी धाराएं लगा दी गई हैं, उमर खालिद जी है उन पर भी लगाई गई है। तो ये देखिए कि हमारा सरनेम देखकर किस तरह से लोगों में भेदभाव किया जा रहा है कि अगर आपके पास ये सरनेम है तो आपका ये नहीं होगा, आपका ये सरनेम है तो ये नहीं होगा। आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब हमारी जो सरकार है, जो इतने बड़े बड़े काम जिस सरकार ने किए हैं, फूल बरसाने का, दिए लगाने का और थालियाँ बजवाने का, जो उसने बड़े बड़े काम किए हैं, उस टाइम जिस टाइम ये फूल बरस रहे थे उस टाइम हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए थे। 5 जवान हमारे शहीद हो गए थे उनमें से। तो हमारे जो एक मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने
यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने अजय सिंह बिष्ट, तो उन्होंने क्या किया, ट्वीट किया। उनके मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि जो ये बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, इनके लिए ट्वीट करना बस ये होता है कि इन्होंने सारी जो फतेह हासिल कर ली, इन्होंने जंग में फतेह हासिल कर ली, इनका यही होता है। तो उन्होंने ट्वीट किया, तो कुछ शर्मा करके नाम था, मैं बोल रही हूँ। तो मेरे लिए जितने भी लोग शहीद हुए वो सब एक समान हैं, चाहे तो वो बहुत ऊंचे लेवल का हो, चाहे तो वो बहुत ऊंची पोस्ट पे हो, चाहे तो वो बहुत छोटी सी पोस्ट पे हो, पर वो शहीद हुए हमारी भारत के लिए, तो उनको सबको लेवल में रखना चाहिए। उनके लिए सरनेम देखकर उनके साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए, शहीद को शहीद का दर्जा देना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया, और ट्वीट में क्या लिखा है उन्होंने, ट्वीट में ये लिखा, जिसका नाम शर्मा कुछ करके नाम था उनका, जो जवान शहीद हुए हमारे, तो उनके लिए लिखा कि उनको 50 लाख की मदद की जाएगी, और सरकार उनके परिवार के साथ है, और उनके घर के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा काम था, बहुत ज़्यादा अच्छा किया उन्होंने, यही एक शहीद के साथ। इनफैक्ट 50 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, उनको काफ़ी सारे पैसे देने चाहिए जिससे उनका घर बच सके पूरे अच्छी तरह। जो उन्होंने खोया है वो तो खैर वापस नहीं आ सकता, पर उनकी जो ज़िंदगी है उनको सही से जीने का मौका मिले उनके परिवार को, बहुत अच्छा काम था। उसके बाद उन्होंने कोई उनका दूसरे ही ट्वीट में उन्होंने लिखा, दूसरे ही शहीद जो हुए उनका नाम कुछ यादव है, तो उन्होंने ये लिखा कि हमारी जो सहानुभूति है उनके परिवार के साथ है, हमारी जो पूरा हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उनके लिए काम कर सके। शर्म नहीं आई? मतलब शर्म आती है आपको अपने आप पर कि आप सिर्फ सरनेम देखकर इस तरह का बर्ताव करेंगे एक शहीद के साथ? आपने ये भी नहीं सोचा कि वो हमारे देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी, आप ये भी नहीं सोचेंगे। आप सिर्फ ये देखेंगे कि उनका धर्म कौन सा है या उनकी जात कौन सी है, उसके हिसाब से आप उनकी मदद करेंगे, उनके परिवार की मदद करेंगे। आखिर क्यों उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा नहीं दे गया? आखिर क्यों उनके जो सदस्य थे घर के, उनको सरकारी नौकरी देने का वादा क्यों नहीं किया गया? उनको सहानुभूति की जरूरत नहीं होती है जनाब, उनका जो सब कुछ कमाने वाला होता है वो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। आपको जरूरत होती है उनकी मदद करने की, पर ये सब नहीं हुआ। हमारी सरकार फूल बरसा रही थी, डॉक्टर्स ने खुद बोला हमें फूलों की जरूरत नहीं है। देखिए, जब बाढ़ हमारे देश में जब बाढ़ आ जाती है ना, हमारे देश में कोई महामारी आती है, तो अक्सर हमने देखा है जो सरकार होती है ना, वो एक चीज़ करती है। सरकार क्या करती है, जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, हेलीकॉप्टर से राशन की किट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों के लिए ज़रूरी होती है, और वो उसको हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकती हैं ताकि लोगों के पास जा सके और लोग अपना अच्छे से काम कर सके। ये चीज़ इनकी मतलब इनका ये पूरा इस तरह से सरकार हमारी चलती है। और देखिए क्या हुआ हमारी सरकार का, हमारे साथ हुआ क्या, हमारी सरकार ने फूल बरसाए, कई हज़ार करोड़ लगा दिए। पहली बात, फूल में ही पैसे नहीं लगे हैं, पैसे लगे हैं उस पेट्रोल में, उसको जो चलाने का पैसा हुआ, उसको जो चलाने के लिए उसमें जो पेट्रोल डलता है, सब कुछ उसमें, सबकी चीज़ों में पैसा लगा है। वहाँ पर हर चीज़ में पैसा लगा है, और हज़ारों करोड़ खर्च करने के बाद हमने क्या हासिल किया कि फूल बरस गए, और फूल बरस गए उसके बाद जो नीचे सब कुछ, देखिए मैं एक बात बताती हूँ, इससे तो गंदगी भी फैली है। खैर आपको एक बात बताती हूँ, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स अब कर रहे हैं ना, कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पुलिस वाले हो जो लगातार मर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, नर्सेज हो हमारी, सब के सब वो कोरोना वायरस है। आपकी दलाल मीडिया कोरोना वायरस नहीं है, आपकी दलाल मीडिया जो कर रही है ना, हम कोरोना वायरस, हम कोरोना वॉरियर, वो कोरोना वॉरियर नहीं है। असली वॉरियर जो है, आप उनके लिए काम कीजिए। सफाई कर्मचारी जो हैं, जो हर इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया है, आपने उनके लिए कुछ भी काम नहीं किया है। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी अब कि आपके साथ जो बातें मैं कर रही हूँ, क्या कहते हैं, अभी लाइव पर हूँ, तो कुछ आ गए हैं भक्त, और वो लगातार गालियाँ बक रहे हैं। तो मैं अब मेरे दिल से एक बात निकलती है आप भक्तों के लिए। चलिए थोड़ा सा टाइम आप पढ़ देते हैं। जो आप भक्त है ना, आपकी 2 कौड़ी की औकात है जनाब। आप यहाँ पर गाली बककर कुछ नहीं कर सकते, आप मुझे चुप नहीं करा सकते हैं, आप मुझे क्या, आप किसी को भी चुप नहीं करा सकते हैं। मैं तो खैर मैं ये बोलूँगी कि
मैं एक लड़की नहीं हूँ, मुझ जैसे पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जो आपको 2 मिनट में, 2 मिनट जिसे कहते हैं ना, 2 मिनट में ऊपर से नीचे तक उतार सकती हैं। तो ज़रा अपनी औकात में रहें। आपकी गाली बकने से कुछ नहीं होगा, आप कितनी भी गालियां बके, आपकी औकात, आपके घर के संस्कार, आज से पता चलता है कि आप कितनी गिरी हुई मेंटेलिटी के हैं। जो इस लाइव वीडियो में मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ रियलिटी बता रही हूँ। और कुछ भक्त, चमचे, गद्दार, देशद्रोही जो हैं, एक तरीके से जिनको बोला जाए, वो यहाँ पर गालियाँ बकते नजर आ रहे हैं। बोल रहे तेरे को गालियाँ ही बकी जाएगी। अपनी माँ बहनों को जाकर देखिए आप, ठीक है, उनको शर्म आती होगी आप जैसे भाई पर, आप जैसी औलाद पर, कि हमने इतना गंदा खून पैदा किया है, इतना गंदा इंसान पैदा किया है जो देश की दूसरी लड़कियों को गाली देता है, जो देश की दूसरी लड़कियों को चमचागिरी करने के लिए, सिर्फ कुछ टुच्चे से मतलब पैसों के लिए सिर्फ हम लड़कियों को गाली दे रहे हैं, सिर्फ उनको बदनाम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर अभी भी थोड़ी सी भी जिसे कहते हैं ना नन्ही सी, अगर थोड़ी सी आपके शर्म आंखों में बची है ना, तो डूब कर आपको मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप गंदे लोग हैं, आप बेशर्म हैं, घटिया लोग हैं, लड़कियों को गाली देते हैं। मुझे यहाँ पर बैठकर, जब मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आती है जनाब कि आप किस हक से मुझे गालियां दे रहे हैं, या किस हक से ये लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपके लिए मैं मोदी को तो नहीं गाली दे रही हूँ, योगी आदित्यनाथ को तो मैंने गाली दी नहीं, आपके पापा अमित शाह को तो मैंने गाली दी नहीं, मैं तो उनकी रियलिटी बता रही हूँ। आपको काहे को इतनी मिर्ची लग रही है भाई? आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? आप कहाँ से, मतलब देखिए, जो हम देश के लोग हैं ना, हमारा देश में क्या है, जो झूठ बोलेगा वो देशभक्त, जो सच बोलेगा वो देशद्रोही। पाकिस्तान चली जा, हलाला करा ले, इस तरह की बातें कह जाती हैं। ये रियलिटी बन चुकी है और मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। आप जैसे चमचों को तो बहुत आसानी से चुप कर आना आता है, आप जैसे चमचों के मुंह पे चाटा मारना बहुत अच्छे से आता है। तो ये जो आपकी हरकतें हैं ना, आपकी औकात दिखाती है और मुझे खुशी है, दिल से सीरियसली मुझे खुशी है कि जो मैं पहुंचा रही हूँ भक्तों तक बात, वो पहुंच रही है, वो अच्छे से पहुंच रही है और आपके लगातार दिल में आग लग रही है। और जब तक आपके दिलों में आग नहीं लगेगी ना जनाब, जब तक सच सामने नहीं आएगा, और सच तो सामने आएगा और हम जैसे लोग सच बोलेंगे, सच बोलते रहेंगे। मुझे खुशी है आप जैसे लोगों पे कि आप जैसे लोग बता देते हैं कि भैया हमें तो बड़ी आग लग रही है, हम आ गए हैं, अब गालियाँ बकेंगे और आपको डरा के चुप करा देंगे। पर तुम जैसे टुच्चों मुच्चों से हम डरने वाले नहीं हैं। सफूरा जरगर हुई, कोई भी लड़की हुई, मैं हुई, खालिद भाई हुए, या कोई भी इंसान जो आज सही में आज़ादी के लिए लड़ रहा है, जो सही में इन गंदे लोगों से, जो जात पात से जो भेदभाव हो रहा है, जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, उन चीज़ों से जो सही में आज़ादी चाहते हैं, वो हम लोग हैं। हमें इस बात का खुशी है। हमारे माँ बाप हमें ये नहीं सिखाते कि किसी को गाली बको, किसी को गंदा बोलो। हमारे माँ बाप ये सिखाते हैं कि आप चाहे तो कुछ भी हो जाए आपके साथ, पर कभी भी झूठ का साथ मत देना, हमेशा सच का साथ देना। मुझे गर्व है अपने पेरेंट्स पे, और मुझे शर्म है कि आप जैसे लोगों के घर वालों ने आपको ये संस्कार दिए हैं। शर्म कीजिए, डूब कर मर जाइए चुल्लू भर पानी में, अगर अभी भी आपके अंदर शर्म बाकी है थोड़ी सी तो। बहुत सारे लोग मेरे लिए बहुत अच्छे मैसेज करते हैं, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे कि हाँ, आप इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरा, इतने ज़्यादा अच्छे मैसेजेस करते हैं मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है आप लोगों से, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। अगली लाइव वीडियो में मैं जब आऊँगी आपका आंसर ज़रूर दूंगी, क्योंकि इससे एकदम से, क्योंकि मैं पढ़ पाऊँगी तो मैं वीडियो में कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी। तो ये सब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं इसका ज़रूर आपको आंसर ज़रूर दूंगी। और थैंक यू सो मच, दिल से बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि आप जैसे लोग, जब तक आप जैसे लोग जो भी सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी चीज़ों का, आप जैसे लोग जब तक इस दुनिया में हैं, जब तक ये जो भारत है हमारा, ये बर्बाद नहीं होने वाला। इसको हम पूरी तरह अच्छा कर ही दम लेंगे। और अब सब ठान कर बैठ जाइए। राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक एक्ट होता है, वो राइट
आरटीआई जो होता है उसका उपयोग करिए, सरकार से सवाल पूछिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अब भी बोल रही हूँ कि सरकार से सवाल करना कभी भी बंद मत करिएगा। आपने सरकार से सवाल करना बंद किया ना जनाब, तो आपका मुंह बंद कर देंगे, आपको ज़मीन में गाड़ देंगे। उनके लिए खून कुछ नहीं है, उनके लिए सिर्फ गद्दी सब कुछ है। ये बात आप समझिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना साथ दिया, इतने अच्छे अच्छे मैसेज मुझे कर रहे हैं लोग। थैंक यू सो मच।